हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, जिसका लेखक अरुण सागर आनंद जी है। इस पुस्तक में कुल 30 अध्याय है। इस वीडियो में हम अध्याय 3 से लेकर अध्याय 5 तक पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, तीसरा दिन, अवलोकन शक्ति कैसे विकसित करें। अर्जुन, आंख के सामने सदा अपना लक्ष्य रखो, सफल होगे। आंखों देखी और विचार करके की गई योजना सदा सफल होती है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज का विश्लेषण और संश्लेषण मानसिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क हमेशा दो तरह से काम कर रहा होता है, पहला ध्यान देना और दूसरा अनावश्यक तत्वों पर ध्यान न देना। इसी तरह किसी चीज को याद रखना या याद नहीं रखना। टू बी फिल्ड प्लेटो, अवलोकन करने की आदत यदि अच्छी हो तो आप उन सब बातों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या पकड़ सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग अवलोकन की प्रक्रिया पर विशेष गौर नहीं करते हैं। इसके लिए वे अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ना पसंद नहीं करते और इस प्रकार गलतियां कर बैठते हैं। नीचे लिखे वाक्य को आप एक बार पढ़िए। पृष्ठ 21। टू बी फिल्ड इन द पैसेंजर। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी वाक्य को सही तरीके से अवलोकन करते हैं। देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बावजूद भी वह 2 बार लिखे द को नहीं पढ़ पाए। वे ऐसा हर बार करते हैं। उनकी यह गलती उन्हें किसी भी बात को सोचने समझने में पीछे रखती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया तेज नहीं है, उनका ब्रेन मस्तिष्क उतना तेज नहीं होता है। उनके सोचने व समझने की गति कम होती है। ब्रेन पावर की गति को बढ़ाने के लिए अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया तेज करना जरूरी है। अवलोकन शक्ति विकसित करने का एक तरीका यह भी है कि आप प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखें। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी वस्तु को ध्यान से नहीं देखते, बाद में हम उसे ठीक ढंग से याद भी नहीं रख पाते। इसलिए किसी भी वस्तु के अवलोकन के लिए आप बेशक समय लें, लेकिन उसका अवलोकन पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। आइए अब एक अभ्यास करते हैं। पृष्ठ 22। थोड़ी देर के लिए आप ये पुस्तक पढ़ना बंद कर दीजिए और कागज कलम लेकर बैठ जाए। अपने आसपास देखे बिना आप कागज पर यह दर्ज करें कि आपके कमरे में क्या क्या सामान है। आपको प्रत्येक वस्तु को नोट करना है, यहाँ तक कि स्टोव में पड़ी बेकार की वस्तुओं को भी। लिस्ट तैयार होने के बाद आप इसे चेक कीजिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लिस्ट में आप कई चीजों को दर्ज करना भूल गए हैं, जबकि ये चीजें दिन में आपकी आंखों के सामने कई बार गुजरती हैं। अवलोकन शक्ति विकसित करने का अन्य तरीका यह है कि आप प्रत्येक वस्तु की गहराई में जाएं, अर्थात उसका विश्लेषण करें, यानी कि गौर से देखें। उदाहरण के लिए आप अपना ध्यान एक मेज पर केंद्रित कर दीजिए। इसके उद्गम के बारे में अनुमान लगाए। सोचिए, इसका इतिहास क्या हो सकता है, ये किस चीज से बनी है, इसका उपयोग क्या है, इसका भविष्य क्या हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको वस्तु का विस्तृत विश्लेषण करते हुए 5 प्रश्नों के जवाब ढूंढने हैं। 1. इस चीज का उद्गम क्या रहा होगा। 2. इसका इतिहास क्या होगा। 3. इसमें किस प्रकार की सामग्री पाई जाती है या फिर यह किस चीज का बना है। 4. इसके क्या क्या उपयोग हैं और 5. इसका भविष्य क्या होगा। इस प्रकार से आप अन्य वस्तुओं जैसे जूते, कपड़े, सोना, चांदी, सौंदर्य प्रसाधन आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करके अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। पृष्ठ 23। कुछ दिनों बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को निश्चित रूप से विकसित होते हुए पाएंगे। ऑब्जर्वेशन पावर विकसित के लिए कुछ अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके शरीर में कितनी मात्रा में खून है। खाने, सोने, आराम करने, खेलने, टीवी देखने तथा पढ़ने में आप कितना समय व्यतीत करते हैं। अपनी आमदनी का आप कितना पैसा फिल्म देखने, सर्कस देखने या फिर मेला देखने में खर्च करते हैं। अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में कितना समय लगाते हैं। आपके कमरे में पेंट करने में कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा। आप 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने में कितना वक्त लगाते हैं। जिराफ का वजन कितना होगा। आपके दिमाग का वजन कितना होगा। आपकी गर्लफ्रेंड, पत्नी, मंगेतर तैयार होने में कितना वक्त लगाती है। आपके घर से आपके कार्यालय की दूरी आपके कदमों के हिसाब से लगभग कितनी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकते हैं। अपनी आंखों पर पट्टी बांधाकर आप साइकिल चलाकर कितनी दूरी तय कर सकते हैं। अपनी एक टांग पर भाग भाग कर आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। पूरे दिन में आप कितनी बार पलकें झपकाते होंगे। पृष्ठ 24। निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, साथ ही इनमें खर्चा कितना आएगा, इसकी एक सूची बनाएं। एक बढ़िया सा लैपटॉप, एक विदेशी कुत्ते को पालने और ट्रेनिंग देने में, शिकागो की सैर करने के लिए, जापानी भाषा सीखने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर खरीदने के लिए,
26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, एक नया अखबार या मैगजीन निकालने के लिए, एक 5 स्टार होटल बनवाने के लिए, एक महंगे शोरूम के रेनोवेशन पुनः निर्माण के लिए। तारांकन तारांकन तारांकन। पृष्ठ 25, अध्याय 4, चौथा दिन। कल्पना शक्ति कैसे विकसित करें। कल्पना विश्व पर शासन करती है। कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन सभी महान वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज में संयत कल्पना का वास रहा है। कल्पना की चादर बराबर बुनते रहो। चादर न सही, रुमाल तो बन ही जाएगा। प्रिय पाठकों, इसमें कोई संदेह नहीं कि कल्पना शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस संसार में जिसने भी बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी कल्पना शक्ति बेहद प्रखर थी। यदि हम विश्व के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर महत्वपूर्ण खोज, हर आविष्कार, हर कारनामा कल्पना के घोड़े दौड़ाने वालों की देने थी। ऐसे लोग कल्पना में ही अपनी इच्छाओं की पृष्ठ 26 पूर्ति के चित्र अपने सामने रख लेते थे और फिर उसे साकार करने में जुट जाते थे। मस्तिष्क को सक्रिय करने में कल्पना का अद्भुत योगदान होता है। कल्पना मस्तिष्क के लिए एक प्रकार की खाद है, जिसके द्वारा मस्तिष्क की कार्य क्षमता, कुशलता, कौशलता को बढ़ाया जा सकता है। बिना कल्पना के किसी नई खोज या परिणाम को हासिल करना मुश्किल है। आपकी काल्पनिक शक्ति जितनी अधिक रचनात्मक होगी, आपका मस्तिष्क उतना ही अद्भुत होगा। इसका प्रभाव यहाँ तक देखा गया है, आप जो बनने की कल्पना करते हैं, आप वही बन जाते हैं। जैसा सोचते हैं, वैसा ही करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने अनु का उदाहरण रखता। अनु की गिनती कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्रों में की जाती थी। उसके कई गुण थे, लेकिन उसका एक अवगुण, जिसे कमी कहना ज्यादा बेहतर होगा, ये था कि भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के विचार से ही वह सिहर उठती थी। उसे विषय का पूरा ज्ञान होता था, लेकिन लोगों के सामने बोलने में उसे बहुत घबराहट होती थी। उसकी इस कमी को दूर करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक ने उसे दृश्यपूर्व प्रयोग, सीन रिहर्सल की विधि बताई। इस विधि के अनुसार अनु ने कल्पना के आधार पर अपनी आंखों के सामने वह दृश्य लाने शुरू कर दिए जब वह बोलने के लिए स्टेज पर खड़ी होगी। अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर उसने देखा कि वह सुगमता से भाषण कर रही है और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर उसके भाषण को सुन रहे हैं, साथ साथ उसकी सराहना भी कर रहे हैं। अनु ने इस कल्पना का अभ्यास दिन में 3-4 बार किया और बाद में जब उसने लोगों के सामने अपना असली भाषण दिया तो उसके चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नहीं था। उसने बड़े पृष्ठ 27 आत्मविश्वास से अपनी बात पूरी की तो सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनु की सहेलियों ने जब उससे उसकी कमी का रहस्य जानना चाहा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, कल्पना आत्मा का नेत्र है। वास्तव में कल्पना में अद्भुत ताकत होती है। ये हमारे दिमाग को वह खुराक देती है जिससे हमारा दिमाग रचनात्मक कार्य कर पाने में सक्षम रहता है। कल्पना का संसार आपका अपना संसार है। आप किसी भी समय अपने इस संसार में प्रवेश कर सकते हैं, नाच कूद सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, पैर पसार कर बड़े इत्मीनान से सो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कल्पना की वजह से हमारी सारी मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह कल्पना के 2 पहलू हैं। सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव। सकारात्मक पहलू से हम वाकिफ हो ही चुके हैं, अब हम इसके नकारात्मक पहलू के बारे में भी जान लेते हैं। कल्पना जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब ये दिवास्वप्न का रूप धारण कर लेती है और दिवास्वप्न देखने वाला मनुष्य कल्पना और यथार्थ में अंतर नहीं कर पाता। वह अपने कल्पना के संसार में इतना रम जाता है कि उसे वास्तविक दुनिया रंगहीन दिखाई देने लगती है। अंत में होता यह है कि उसका वास्तविकता से नाता टूट जाता है और वह अपना मस्तिष्क का संतुलन गंवा बैठता है। इसलिए हमें दिवास्वप्नों का त्याग करके स्वस्थ कल्पना करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वप्नों व दिवास्वप्नों के अंतर को समझकर यदि कल्पना की जाए तो इससे मनुष्य के आत्मविश्वास में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता भी दोगुनी हो जाती है। हमारी कल्पना कैसी हो, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कल्पना को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहली कल्पना को हम नाम देते हैं मुक्त कल्पना और दूसरी कल्पना को नाम देते हैं नियंत्रक कल्पना। हम अपनी कल्पना में जिस सजीवता या शोखी का रंग भर देते हैं वह मुक्त कल्पना कहलाती है। जिस कल्पना द्वारा हम मुक्त कल्पना पर नियंत्रण करते हैं उस कल्पना को नियंत्रक कल्पना कहा जाता है। पृष्ठ 28। वास्तव में हमारी कल्पना जितनी अधिक सजीव और स्पष्ट होगी, हम उतना ही इससे अधिक लाभ उठा सकेंगे। आपकी कल्पना कितनी सजीव है, आइए इसकी जांच करते हैं। कल रात को आपने खाना तो खाया होगा। अब आप इस पुस्तक को बंद कर दीजिए और वह दृश्य अपनी कल्पना में लाइए जब आप खाना खा रहे थे। अब आप निम्नलिखित सवालों के जवाब हाँ या न में दीजिए। आपकी कल्पना रंगीन थी। आपकी कल्पना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह काली सफेद तो नहीं थी। भोजन करते समय आपने क्या क्या खाया था, बता सकते हैं। भोजन करते समय आपने कौन से कपड़े पहने थे, याद कर सकते हैं। भोजन करते समय आपके आसपास जो लोग थे उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे, बता सकते हैं।
यदि टीवी चल रहा था तो उस पर कौन सा प्रोग्राम आ रहा था। जिस थाली में आपने खाना खाया था उसकी पहचान कर सकते हैं। खाना खाते समय आप किसी से बात कर रहे थे तो उन बातों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। यदि बातें न करके सोच रहे थे तो उन सोचों के बारे में कुछ बता सकते हैं। आपके द्वारा की गई कल्पना के चित्र स्पष्ट थे या अस्पष्ट। 5 यदि आपके 5 सवालों के जवाब हाँ में हैं तो आपकी कल्पना ठीक है। यदि आपके सवालों के जवाब 7 से ऊपर हैं तो आपकी कल्पना प्रखर है। यदि आपके सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं तो आप अद्वितीय कल्पना शक्ति के मालिक हैं। लेकिन यदि आपके सवालों के जवाब 5 से कम हैं तो आपको अपनी कल्पना शक्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पृष्ठ 29 आपकी कल्पना शक्ति कैसे विकसित होगी, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल्पना के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। वास्तव में हमारी कल्पना देखे गए दृश्य की तुलना में कम स्पष्ट होती है। हम कुछ न कुछ भूल जाते हैं। हमारी कल्पना इस बात पर निर्भर करती है कि हमने मूल दृश्य को विश्लेषण करने की निगाहों से देखा था या नहीं। उदाहरण के तौर पर खाना खाते समय आप थाली को विश्लेषण करने की निगाहों से देखेंगे, तभी आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। इसलिए सीधी सी बात है कि अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए आप प्रत्येक वस्तु को गौर से देखें, उसे परखें, उससे संबंधित कई सवालों जवाब ढूंढने की कोशिश करें, जैसे वह वस्तु किस चीज की बनी है, उस वस्तु को कहाँ बनाया जाता है, उस वस्तु के क्या क्या फायदे नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास नीचे लिखी वस्तुओं की कल्पना करें। ये चीजें आपने अवश्य देखी होंगी। कल्पना करते समय आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि इन चीजों की आपको सजीव कल्पना करनी है। हो सकता है शुरू में इन चीजों की आपके मन में सजीव कल्पना न बने, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये चीजें आपके मस्तिष्क पटल पर सजीव होने लगेंगी। इस काम के लिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बागों में खिलते फूल, इंद्रधनुष, बरसात, डूबता हुआ सूरज, आकाश में उड़ते हुए कबूतर, नीम का पेड़, चाय पीते हुए आप, अंधेरी रात में चमकते सितारे। पृष्ठ 30 बचपन का कोई दोस्त, आपकी मनपसंद ड्रेस, ऊपर बताई गई चीजें आपकी देखी हुई हैं। अब आप कुछ अनदेखी वस्तुओं की कल्पना कीजिए। दही की नदी, कांच का बना ताजमहल, कुत्तों से बात करती बिल्ली, 40 फुट लंबी चींटी, 2 इंच लंबा नारियल का पेड़, पंखों वाला शेर, कागज से बना संसद भवन, किसी बड़े चूहे की पीठ पर बैठी बिल्ली, बाइक चलाती परियां, कप में चाय पीती गाय, ग्रेटर देन। अब जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आफ्टर इमेज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको एक वस्तु को कुछ पलों तक ध्यान से देखना है, फिर अपनी कल्पना में उसकी हुबहू छवि उतारनी है। जैसे एक पेन को आप अपने दाएं हाथ से पकड़ें और उसे 2 मिनट तक बिना पलके झपकाए देखें। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि पेन की आकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है। पेन की छवि जब धुंधली पड़ने लगे तब आप आंखें फिर से खोलिए और उसे ध्यान से देखिए। उसके बाद वैसा ही करें जैसा कि ऊपर बताया चुका है। कल्पना करें कि एक खजूर के पेड़ जितना लंबा लड़का आपके सामने खड़ा है और आप उससे दोस्ताना लहजे में बात कर रहे हैं। अपने कमरे की कल्पना करें, इसे 4 भागों में बांटें। अब प्रत्येक भाग की विस्तृत कल्पना करें। कल आप जिन जिन लोगों से मिले थे उनकी कल्पना कीजिए और कल्पना में देखिए कि उनके हाव भाव, नैन नक्श, हेयर स्टाइल कैसा था। किसी खूबसूरत लड़की की कल्पना करें। अपनी तीसरी आंख से उसे सिर से पांव तक निहारें। अब इसी सुंदर लड़की के बदसूरत होने की। पृष्ठ 31 कल्पना करें। ऐसे ही आप किसी सुंदर तितली के बदसूरत होने की कल्पना करें। अपने विगत दिनों के सुखद और दुखद पलों की कल्पना करें और तीसरी आंख से देखें कि उस समय आपके चेहरे पर किस तरह के भाव थे। ध्वनि संबंधी कल्पना करें कि आपके कानों में बांसुरी, तबला और हारमोनियम की मिली-जुली आवाजें गूंज रही हैं। निम्नलिखित आवाजों को सुनने की कल्पना करें। बरसात, झरना, बिजली का कौंधाना, शेर का गुर्राना, मेढक का टटराना, घोड़े का हिनहिनाना तथा किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज, किसी महिला की चीखने की आवाज, किसी आदमी के ठहाका लगाकर हंसने की आवाज, किसी बच्चे के रोने तारांकन आवाज, किसी खतरनाक कुत्ते की आवाज। स्वाद संबंधी कल्पना। 5 कड़वी चीजों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे करेला, नीम, मेथी आदि। 5 मीठी चीजों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्फी आदि। 5 सब्जियों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे पालक, आलू, टमाटर आदि। पृष्ठ 32 5 दालों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल आदि। 5 फलों की कल्पना करें, जैसे आम, अंगूर तथा चीकू इत्यादि। गंध संबंधी कल्पना। 5 प्रकार के व्यंजनों की गंध की कल्पना करें, जैसे राजमा, छोले, चाय आदि। 5 फूलों के गंध की कल्पना करें, जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली आदि। 5 प्रकार की दुर्गंधों की कल्पना करें, जैसे पसीना, कूड़ा, मैला आदि। 5 प्रकार की सेंट इत्र की कल्पना, जैसे गुलाब, खस, चमेली आदि। प्रकृति से संबंधित 5 प्रकार की गंधों की कल्पना करें, जैसे जंगल, समुद्र, सेब के बाग आदि। कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। अपनी कल्पना को आप ज्यादा से ज्यादा सजीव बनाएं।
कल्पना का अभ्यास सोने से पहले करें। दिन में आप जो कुछ देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सोने से पहले इनकी कल्पना जरूर करें। स्थिर कल्पना की बजाय गतिशील वस्तुओं की कल्पना करें। उदाहरण के लिए यदि आपको नीले रंग की कार की कल्पना करनी है तो आप ऐसी कार की कल्पना करें जो एक स्पीड ब्रेकर पर आकर उछल रही है। पृष्ठ 33 मस्तिष्क में बनने वाली प्रत्येक छवि पर आप ध्यान दें। जो छवियां आपको कष्ट पहुंचाती हैं उनकी कल्पना आप सुखद रूप में कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभता है तो आप कल्पना कीजिए कि उस कांटे के चुभने से आपको कष्ट नहीं हो रहा बल्कि मीठी मीठी गुदगुदी हो रही है। जब भी आप कोई कहानी या उपन्यास पढ़ें तो प्रत्येक चरित्र और घटना को अपने मस्तिष्क पटल पर चित्रित करें, जैसे उपन्यास के किरदार देखने में कैसे लगते हैं, उनका पहनावा कैसा है। कहने का मतलब यही है कि उपन्यास पढ़ते समय आपको अपनी कल्पना को मुक्त रूप देते हुए इसमें वास्तविकता के रंग भरने हैं। अगर आपके उपन्यास का नायक किसी रेस्तरां में खाना खा रहा है तो आपको ये कल्पना करनी है कि खाना उपन्यास का नायक नहीं बल्कि आप खा रहे हैं। यदि किसी कहानी में किसी किरदार का बारिश में भीगने का दृश्य आता है तो आपको ये कल्पना करनी है कि बारिश में कहानी का नायक नहीं बल्कि आप भीग रहे हैं। कल्पना शक्ति विकसित करने का एक मूल मंत्र यह भी है कि आप व्यक्तिगत छवि बनाएं। यदि आपको किसी सभा में भाषण देना है या किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है तो आप संभावित दृश्यों व संभावनाओं पर विचार करते हुए अपने मस्तिष्क में व्यक्तिगत छवि बना लें। आप ये कल्पना करें कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पर सवालों की बौछार हो रही है और आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आत्मविश्वास से ठीक ठीक दे रहे हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। पृष्ठ 34 अध्याय 5 पांचवां दिन। निर्णायक शक्ति कैसे विकसित करें। निर्णय शीघ्र कीजिए किंतु देर तक सोचने के बाद जिसका फैसला दृढ़ और अटल है वह विश्व को अपने सांच में ढाल सकता है। चेहरा देखकर निर्णय। दो प्रिय पाठकों, हमें अपने दैनिक जीवन में जिन घोर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है उनमें संदेह भी एक है। हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वह हमारा रास्ता रोक लेता है और हमसे यही सवाल करता है, क्या हम सही राह पर चल रहे हैं? क्या इस काम को करने का तरीका यही है? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता? क्या हमें विश्वास है कि हम इस काम को सफलतापूर्वक कर लेंगे? पृष्ठ 35 क्या हमें अपने किए गए कार्यों का अंजाम मालूम है? क्या इस काम को करने के लिए और इंतजार कर लिया जाए? इस संदर्भ में शेक्सपियर ने लिखा है कि हमारे संदेह गद्दार हैं। हम जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर पाते क्योंकि संशय में पड़कर हम कोई प्रयत्न ही नहीं करते। वास्तव में हम जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं शंका नाम का सर्प हमारे ज़हन में फन फैला लेता है और हमारे सारे उत्साह पर पानी फेर देता है। हमारी शंका कदम कदम पर हमें टोकती है और यह सवाल करती है, धीरे धीरे चलो, जल्दी मत करो, इस काम के लिए ये सही समय नहीं है, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करो। और फिर होता यह है कि जिस काम के बारे में हम इतने उत्सुक होते हैं और जिसे सफलतापूर्वक कर लेने की पूरी आशा होती है उसे हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हम असमंजस और दुविधा में पड़े समय बिताते रहते हैं और काम शुरू करने का उत्साह ही खत्म हो जाता है। जो लोग अपनी योग्यता पर शक करते हैं और जो हमेशा दुविधा में पड़े रहते हैं वे हमेशा निर्णय करना टालते रहते हैं और कभी कोई निर्णय नहीं कर पाते। वे किसी निश्चित बंदरगाह की ओर नहीं बढ़ते, इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर हालात के ज्वार भाटे के साथ बहते रहते हैं तथा हवाओं का रुख देखते रहते हैं। वास्तव में संदेह एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना बढ़ावा देंगे वह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यदि हम अपने मन में संदेह को प्रवेश करने ही न दें, उस पर एक मोटा ताला लगा दें, तब हम बड़ी आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर ही सकते हैं, साथ साथ सही निर्णय भी ले सकते हैं। पृष्ठ 36 असल में हम सबका विशाल व्यक्तित्व भी है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। यह विशाल व्यक्तित्व विशाल योजनाएं बनाता है और हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पर हम संदेह और दुविधा में पड़कर इसकी एक बात नहीं सुनते। आपने गौर किया ही होगा कि महान कार्य हमेशा उन्हीं लोगों के हाथों संपन्न हुए हैं जो तुरंत फुर्त दृढ़तापूर्वक फैसले करते हैं। वे उन पर दोबारा विचार करने में समय नष्ट नहीं करते। उनसे गलती भी होती है। वे उन लोगों से हमेशा आगे रहते हैं जो दुविधा में पड़कर कोई निर्णय नहीं ले पाते। संदेह करने वालों की एक पहचान ये भी है कि वे कभी अपने मन को समझ नहीं पाते। वे जो निर्णय एक बार करते हैं उस पर कायम नहीं रहते और हमेशा कल पर टालते रहते हैं, लेकिन इन लोगों की कल कभी नहीं आती। वे निर्णय स्थगित करते रहते हैं और अंत में समय उन्हें ठेंगा दिखा देता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि निर्णय न लेने की स्थिति मृत्यु से भी बुरी है। आपको जो भी करना है सही ढंग से करें। निर्णयों में देरी आपके लिए असफलता ही लाएगी। यहाँ मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। खूब सोच विचार कर किया गया अंतिम निर्णय बाद में संकल्प का रूप धारण कर लेता है जो फिर आपके हिसाब से इच्छानुसार फल देता है। सही निर्णय लेने के कुछ तरीके के जब आप भय, संदेह, निराशा या फिर कुंठा की स्थिति में हो तब आप कोई निर्णय न लें। आप निर्णय उस वक्त लें जब आपका मन संतुलित हो, निर्मल हो और शांत हो।
यस नो एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार निर्णय लेने का बेहतर तरीका यही है कि प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व आप आने वाले कल के सारे काम पृष्ठ 37 एक पॉकेट डायरी में नोट कर लें। फिर जब अगला दिन आ जाए और सोने का समय हो, तब आप विचार करके देखें कि आपने अपने लिखे निर्णयों के अनुसार कौन कौन से कार्य किए हैं और उनका परिणाम क्या रहा है। अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो उसका क्या कारण था। इन बातों पर आप विचार करें और फिर उचित निर्णय लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप ये तय कर लें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आपका लक्ष्य क्या है, आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं से पूछिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या सुरक्षित रखना चाहते हैं और क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में यदि आप अपने अज्ञान की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन लोगों की सलाह अवश्य लें जो इस क्षेत्र में माहिर हों। देखा गया है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देती हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए आप उचित तैयारी कीजिए। समस्या से संबंधित सभी बातों को इकट्ठा कीजिए। अगर किसी ने इसी तरह की या इससे मिलती जुलती समस्या कभी हल की थी, तो आप उसका अध्ययन अवश्य कीजिए। समाधान अक्सर ऐसे ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक समस्या आती है और हम उससे जूझते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हमें दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में बेहतर यही है कि आप थोड़ा आराम करें। कई बार आराम करते करते भी समस्या का समाधान सूझ जाता है। यदि किसी समस्या का समाधान आपको कायदे से नहीं मिलता, तो परेशान मत होइए। आप किसी नए तरीके से सोचिए। समस्याओं का समाधान केवल एक नजरिए से सोचने से नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नजरियों के इस्तेमाल से होता है। कई बार समस्याओं का समाधान न मिलना हमारी कमियों के अलावा इस बात पर भी ज्यादा निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कितना समझ पाए हैं। अक्सर होता यह है कि हम समस्या को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते और उसके हल को ढूंढने के लिए माथापच्ची करने पृष्ठ 38 लग जाते हैं। इसलिए समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के बाद आप कोई निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय आपको आपकी समस्या से यकीनन मुक्ति दिला देगा। जब भी आप निर्णय लें, उस पर अमल जरूर करें। हो सके तो पहले किसी अन्य तरीके से अपने निर्णय की जांच करके देख लें। इसके बाद ही आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ ही आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके गुणों व दोषों को कागज पर लिखकर करें। इस तरीके से आप बेहद जल्द निर्णय करने में माहिर हो जाएंगे। इसके अलावा जब कभी आप निर्णय लें तो होने वाले परिणामों के बारे में पहले सोच लें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में कुछ इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने इस समाज में जन्म लिया है और हमारा समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम अपने कुछ लक्ष्य ऐसे निर्धारित करें जो समाज तथा राष्ट्र के हित में हों। तारांकन तारांकन तारांकन। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।